कोई भी रचना 100% ओरिजिनल नहीं है। तो मेरे खिलाफ याचिका दायर करें, मुझे माननीय न्यायालय का हर फैसला मंजूर है। तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था। तेरे संग यारा की पंक्तियां फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती हैं। मेरा अपना गीत तेरी मिट्टी अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन शायद ही कहीं मेरा नाम लिखा गया हो। मैं रुकने और झुकने वाला नहीं हूं और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कला के बलबूते पर गौरीगंज की पगडंडियों से सफलता के राजपथ तक पहुंचा हूं। मुझे राष्ट्रवादी होने की सजा दी जा रही है। मुझे कलंकित करने वाले एक बार ये तय कर लें, मुझे रोकना आपके लिए असंभव है। देखिए, क्या वहां मैंने रॉबर्ट लेवरी का नाम लिया है या नहीं लिया है। आज से इस काम पे लग जाइए। मेरा पूरा नाम, लीगल नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला है और मुझे अपने पूरे नाम पर गर्व है। आज सोशल मीडिया पर आप काफी चर्चा में हैं। आभार उन सब का जिन्होंने मेरे नाम और काम का इतना चर्चा किया। देखिए, मैं उस दिन का सपना देखता था जब कोई लिखने वाला इस देश में बिकने वाला समाचार बन जाए। आज मेरी किताब मेरी फितरत है मस्ताना पर इतनी बात हो रही है, मेरी खुशी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। देश विदेश में मैंने अपनी किताब के साथ भ्रमण किया, लेकिन इतना शोर कभी नहीं मचा, इतनी अवेयरनेस कभी नहीं हुई उस किताब के बारे में जितनी आज 3 साल बाद हो रही है। अब मैं भी ये मान चुका हूं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है उससे आप खुश हैं? देखिए, मैंने अपनी आंखों के सामने कितने बड़े बड़े राइटर्स को नाकामी की जिंदगी जीते और गुमनामी की मौत मरते हुए देखा है। आज हालात बदल गए हैं और इन बदले हुए हालात का मैं खुली बाहों से, खुले अंतर्मन से स्वागत करता हूं। जिस देश में हीरोइनों का एयरपोर्ट लुक हेडलाइन बन जाए, सेलिब्रिटीज का कुत्ते घुमाना सुर्खियां बटोरे, वहां अचानक मीडिया में कविता और कवि की बात होने लगे तो समझ लीजिए सतयुग वापस आ चुका है। यही वो क्रांति थी जिसका ख्वाब देखते हुए नागार्जुन और निराला इस दुनिया से चले गए। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्रांति का दूत बन पाया। लेकिन चर्चा तो गलत कारणों से हो रही है। कहा जा रहा है कि आपने एक अंग्रेजी कविता का अनुवाद करके अपने नाम से छपवा दिया है। सिर्फ एक? अरे, ये बात तो मेरी हर कविता, हर गीत के बारे में कही जा सकती है। देखिए, 400 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत लिखे हैं मैंने। जिस किताब की बात की जा रही है, मेरी फितरत है मस्ताना, उसी में 200 पन्ने और सैकड़ों रचनाएं हैं। अनगिनत बार देश के सबसे बड़े टीवी शोज पर कविताएं सुना चुका हूं, उनकी गिनती भी सैकड़ों में होगी। इतना बड़ा पहाड़ है रचनाओं का आपके सामने और आप सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए, वो भी उस कविता की जिसका मेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं है। मुझे कॉल करना तेरी मिट्टी थोड़ी है, तेरी गलियां थोड़ी है, बाहुबली थोड़ी है। इस कविता के मेरे जीवन में होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। ये एकदम ऐसे ही है जैसे किसी करोड़पति पर आप 200 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाएं। अरे, वो 200 रुपए उसके लिए अहमियत क्या रखते हैं जिसके लिए वो अपनी रेपुटेशन को रिस्क करेगा। इल्जाम भी ऐसा होना चाहिए कि विश्वसनीय लगे। इस पर तो हंसी आती है, लेकिन यह कहना भी जरूरी है कि मेरी कोई भी रचना 100% ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल भारतवर्ष में सिर्फ 2 रचनाएं हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा गया है सब घूम फिर के इन्हीं 2 महाग्रंथों से प्रेरित है। मैं 1000 बार दोहरा चुका हूं कि तारीफों के लायक न शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। तो आप मानते हैं कि मुझे कॉल करना पर रॉबर्ट लेवरी की छाप है? बिल्कुल है, और सिर्फ रॉबर्ट लेवरी की नहीं, श्री केदारनाथ सिंह, वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, पाब्लो नेरूदा और सिल्विया प्लैथ की भी छाप है मेरी कविताओं पे। इस कविता पे भी। ये वो लेखक हैं जिनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूं। मेरी काव्यात्मक चेतना पर इनका बड़ा गहरा प्रभाव है। मैं कुछ भी लिखूं, मेरे शब्दों से ये सभी और अनगिनत और भी लेखक झांकने लगते हैं जिनको मैंने पढ़ा है। अब आज तो खैर मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन जब किसी ने सवाल नहीं भी पूछा था तो भी मैंने खुद जनता के बीच जाकर 100 बार कहा कि मेरे लिखे हुए सुपरहिट गीतों पर हिंदी उर्दू कविता के दिग्गजों का गहरा प्रभाव है। बिना किसी के सवाल पूछे मैंने सैकड़ों मंचों से बोला कि तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से इंस्पायर्ड था।
तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मैं ये शेर ना जानता तो कभी ना लिख पाता कि सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। मेरे एक और बहुत कामयाब गीत तेरे संग यारा की पंक्तियां, कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती हैं। मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, तेरे दर को हर रास्ता जाए है। अरे कोई एक दो रचनाएं थोड़ी हैं कि मैं गिनवा दूं। जो कुछ भी मैंने लिखा है, जितना कुछ भी लिखा है, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, क्योंकि लिखने का कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं है। आपसे पहले जो लिखा जा चुका है वही तय करता है कि आप क्या लिखेंगे। मैंने 1000 बार ये बात दोहराई है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। हम जो पढ़ेंगे वही तो लिखेंगे। हमारे शास्त्रों में इसी को ऋषि ऋण कहा जाता है। जाने अनजाने हमने अपने बड़ों से या अपनी पहले की पीढ़ियों से जो सीख लिया वो हमारे कृतित्व पर कर्ज है, और ये कर्ज लौटाने से मनोज मुंतशिर कभी पीछे नहीं हटा। अभी कुछ बरस पहले की बात है, एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अवार्ड शो में देश के बाहर मुझे सम्मानित किया जाता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे सामने बैठी हुई है, हॉल खचाखच भरा हुआ है। मंच से घोषणा होती है कि अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिक्स गोज टू मनोज मुंतशिर फॉर रश्के कमर। मैं मंच पर जाता हूं और धन्यवाद ज्ञापन के साथ जो पहली बात कहता हूं वो थी, क्या थी आप सुनिए। अ बिग थैंक्स टू माई को राइटर्स नुसरत फतेह अली खान एंड फना बुलंद शहरी। यह वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा। अब होना तो ये चाहिए था उस दिन कि मैं पूरी वाहवाही खुद बटोर लेता, लेकिन मैंने अपना ऋषि ऋण अदा किया। मैं अपने करियर की शुरुआत में दूसरों को श्रेय देने से नहीं डरा, अपनी लाइमलाइट शेयर करने से नहीं डरा, तो अब क्यों डरूंगा। मतलब आपकी कविता सिर्फ इंस्पायर्ड है? देखिए, इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं हो सकता। कविता बहुत बारीकी का काम है। कविता की रचना प्रक्रिया समझने के लिए भी खुद कवि होना पड़ता है। जो भाव या अभिव्यक्तियां पब्लिक डोमेन में हों उन पर कोई भी लेखक अपनी तरह से लिख सकता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी की रचना है, लेकिन इतनी प्रसिद्ध हुई कि पब्लिक डोमेन में आ गई। जब ए.आर. रहमान माँ तुझे सलाम जैसा बेहतरीन गीत मुझे बेहद पसंद है। जब रहमान साहब ये गीत बनाते हैं तो हुक लाइन में वंदे मातरम का सीधा अनुवाद कर लिया जाता है। वंदे मातरम यानी माँ तुझे सलाम। एग्जैक्टली यही मतलब है इसका, सिर्फ भाषा अलग अलग है। इधर संस्कृत है, इधर हिंदी या उर्दू, जो आप कह लें। गीत के लेखक में कहीं भी बंकिम जी का नाम नहीं दिया जाता, और वो जरूरी भी नहीं है क्योंकि वंदे मातरम पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ये बात मैं उनको कैसे समझाऊं जो वंदे मातरम बोलने से भी इनकार करते हैं। कबीर की रचना मेरी चुनरी में परी गयो दाग पिया फिल्मों में आके लागा चुनरी में दाग बन जाती है, और गीतकार में साहिर का नाम होता है, कबीर का नहीं, क्योंकि कबीर की रचना पब्लिक डोमेन में जा चुकी है। ऐसे 2-4 नहीं, हजारों उदाहरण हैं, और इसमें कुछ गलत या अनएथिकल नहीं है। मेरा अपना गीत तेरी मिट्टी अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन शायद ही कहीं मेरा नाम लिखा गया हो, कहीं मेरा नाम दिया गया हो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, सिर्फ गीत पढ़ता रहता हूं अलग अलग भाषाओं में। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ऐसा कुछ लिखा जो पब्लिक डोमेन में आ गया। अब वो शब्द सिर्फ मेरे नहीं हैं, दुनिया भर के हैं, जो जैसे चाहे अपना ले। बिल्कुल ऐसे ही रॉबर्ट लेवरी की कविता पब्लिक डोमेन में है। मैंने उसे अपने अंदाज और अपने तरीके से व्यक्त किया, जिसका मुझे हक है। मुझे कॉल करना दुनिया का सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है। ये लाइन सोचने के लिए किसी लेवरी या मुंतशिर की जरूरत नहीं है। दिन में 2000 बार लोग एक दूसरे से कहते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और बाकी जो 6500 भाषाएं दुनिया में हैं उनमें भी। आप दुनिया की कोई भी कविता संकलन उठाकर देख लीजिए, क्या हर कविता के नीचे लेखक अपने इंस्पिरेशन का जिक्र करता है? उठाइए कोई किताब, आपके घर भी किताबों से भरे पड़े होंगे। एक चीज है, जब कभी उस कविता के ओरिजिन की बात की जाए तो एक ईमानदार लेखक जरूर सोर्स की बात करेगा कि भाई मैं यहां से इंस्पायर्ड था। मैंने तेरी मिट्टी के लिए भी बगैर किसी से पूछे 100 बार 100 मंचों से 100 टीवी इंटरव्यूज में कहा कि तेरी मिट्टी कैफी आजमी के लिखे हुए फिल्म हकीकत के गीत कर चले हम फिदा से इंस्पायर्ड है। मैं अकेला राइटर हूं जो अपने ट्रेड सीक्रेट्स रिवील करता है, क्योंकि मैं चाहता हूं जो नए लिखने वाले हैं उनको पता चले। मैं जीनियस बन के, लेजेंड बन के बैठना नहीं चाहता कि मैं एक आइवरी टावर में कैद हो गया और मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर रहा हूं, किसी को वो नहीं बता रहा जो मैंने सीखा है। ये मैंने सीखा है कि आप इंस्पायर होते हैं तभी आप अच्छा लिखते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं,
जब आप अच्छी पोइट्री की क्वालिटीज देखते हैं, आप पढ़ें इंग्लिश पोइट्री जाके, मैंने ठीक ठाक सी पढ़ी हुई है, तो उसमें लिखा होता है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री, इट साउंड्स इंस्पायर्ड। वापस आते हैं उस कविता पर जिसने आग लगा रखी है। अगर कहीं किसी मंच पर मैंने ये कविता पढ़ी होगी, इस कविता का जिक्र आया होगा, तो मैंने फौरन लेवरी का नाम लिया होगा। मैं फिर से ये बात रीइंस्टेट कर रहा हूं, अगर मैंने ये कविता कहीं पढ़ी होगी तो मैंने लेवरी का नाम लिया होगा। जिन लोगों के पास मेरी 3 साल पुरानी किताब खंगालने का समय है, उनको ये काम भी करना चाहिए। मेरी पब्लिक परफॉर्मेंसेस, मेरे लिटरेचर फेस्टिवल्स वाले वीडियोस खंगालें, ढूंढें और जहां मैंने ये कविता पढ़ी हो, देखिए क्या वहां मैंने रॉबर्ट लेवरी का नाम लिया है या नहीं लिया है। आज से इस काम पे लग जाइए। लेकिन नया दौर, नए तौर तरीके। अपनी किताब में किसी भी इंस्पायर्ड रचना के नीचे एक फुटनोट में ओरिजिनल राइटर का नाम देना कोई गलत बात नहीं है, देना ही चाहिए। जो अब तक नहीं हुआ, अब होगा। मैं ये शुरुआत करूंगा। मेरी फितरत है मस्ताना के अगले एडिशन में मुझे कॉल करना का ओरिजिनल क्रेडिट रॉबर्ट लेवरी को दिया जाएगा। और यही नहीं, जो रचनाएं किसी भी रचनाकार से सीधे तौर पे प्रेरित होंगी, उन सब के साथ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का नाम मैं जरूर दूंगा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और अगर ये सिलसिला मुझसे शुरू होता है तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं समझूंगा इस पूरे घमासान से कोई तो सकारात्मक नतीजा निकला। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इंस्पिरेशंस के लिए अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद कर लूंगा। एक समझदार लेखक ये भूल कभी नहीं कर सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि तेरी मिट्टी भी 2005 के एक पाकिस्तानी गीत की हूबहू नकल है। इंटरनेट पर वो वीडियो वायरल है जिसमें एक पाकिस्तानी गायिका ये गीत गा रही हैं। पहली बात तो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब देके मैं इस सवाल को डिग्निफाई कर रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता। चलिए, जिस गायिका का आप जिक्र कर रही हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, हमारी अपनी है। गीता रावरी बहुत गुणी लोक गायिका हैं, हिंदुस्तान की हैं, भारत की हैं। दूसरी बात, जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं वो 18 जून 2020 को अपलोड किया गया था और हमारा गीत 15 मार्च 2019 को रिलीज हुआ था। ये तारीखें कंपेयर कर लीजिए। तीसरी बात, उस वीडियो के लिए कमेंट्स ऑफ कर दिए गए हैं और कोई भी समझ सकता है कि ऐसा क्यों है। चौथी बात, मैंने खुद गीता जी का वीडियो कई बार अपने सोशल मीडिया से शेयर किया है। अगर ये गीत नकल होता तो मैं खुद क्यों शेयर करता। फिर भी अगर किसी को कोई शक है तो गीता जी यही हैं, हमारे ही देश में बहुत बड़ी, बहुत विख्यात कलाकार हैं। हर मीडिया हाउस के पास उनका नंबर होगा, कॉल करके पूछ लीजिए। वो बता देंगी कि ये गाना उन्होंने कहां से लिया, कहां से सुना और कैसे इस गाने की खुशबू उन्होंने देश के गांव और कस्बों तक फैलाई। उनका एहसान है इस गीत पे। तेरी मिट्टी जैसे राष्ट्र प्रेम को जागृत करने वाले गीत पर इस तरह की घिनौनी राजनीति उन करोड़ों भारतवासियों और लाखों सैनिकों की भावनाओं से खिलवाड़ है जो इस गीत को माथे से लगाते हैं। आप मुझसे खफा हैं, गुस्सा मुझ पे उतारिए, मैं हाजिर हूं, लेकिन मेरे देश प्रेम को बेइज्जत मत कीजिए, जो पवित्र है, पावन है और जिसे तेरी मिट्टी में लिख के, तेरी मिट्टी में ढाल के मैं धन्य हो गया। ये घिनौनी राजनीति आप ही के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने ही अपने YouTube चैनल पर वो वीडियो बनाया था जिसने एक बहुत बड़े समुदाय को रातों रात मेरा दुश्मन बना दिया। ये लोग जो ट्विटर पर मेरी एक बरसों पुरानी कविता को लेकर इतना तूफान खड़ा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा वीडियो रिलीज होने के बाद मुझे सीधे निशाने पर ले लिया था और उसके बाद हर दिन, बल्कि हर घंटे मुझे पानी पी पी के गालियां देते रहे। क्या ये महज संजोग है कि ये कविता उछालने वाला, इस पर पहला ट्वीट करने वाला कोई साधारण पाठक नहीं था, बल्कि उसी भड़के हुए समुदाय का एक प्रतिनिधि है जो कई हफ्ते पहले से रोज सुबह उठ के मुझे गालियां दे रहा था। देखिए आप जाके, मैं चैलेंज करता हूं, देखें कि ये बात कहां से शुरू हुई, पहला ट्वीट किसने किया था। वीडियो में कही मेरी बात बहुतों को बहुत चुभी, वैसे ही चुभी जैसे हर सही बात चुभती है। मेरे कई करीबी दोस्तों ने मुझे आगाह किया कि अब मुझे टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन मुझे टारगेट करने वालों के लिए एक बुरी खबर है, मैं रुकने और झुकने वाला नहीं हूं। मेरे साथ लाखों भारतवासी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये लोग जानते हैं कि मैं सच कह रहा हूं और सच को कभी समर्थन की कमी नहीं होती। मेरे गीत सुनने वाले और इन गीतों से इश्क करने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि नकल करके 1-2 गीत लिखे जा सकते हैं, इतना बड़ा करियर नहीं खड़ा किया जा सकता, इंडस्ट्री का हाईएस्ट पेड राइटर नहीं बना जा सकता, वो भी गौरीगंज अमेठी से आके।
मुझे अपने विरोधियों पर इस बात के लिए तरस आता है कि वो मेरे विरुद्ध कोई बड़ा स्कैंडल नहीं ढूंढ पाए। ढूंढते भी तो खैर कहां से मिलता। मैंने एक बेदाग जिंदगी गुजारी है और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी कला के बलबूते पर गौरीगंज की पगडंडियों से सफलता के राजपथ तक पहुंचा हूं। मेरी कहानी हर उस नौजवान की कहानी है जिसमें सपने देखने और उनके लिए लड़ने की हिम्मत है। तो आप अपने पाठकों और फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास कोई फैन नहीं है, एक भी फैन नहीं है मेरे पास। ये जो आपको तकरीबन 30-35 लाख लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, ये मेरी फैमिली है। और जब भी मुझे समर्थन की जरूरत होगी, ये फैमिली बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल किए मेरे साथ खड़ी मिलेगी। मेरी या किसी भी राइटर की लेगेसी एक दिन में नहीं बनती। बरसों की कलम तोड़ मेहनत और संघर्ष के बाद कामयाबी की धूप चमकती है। मेरी धूप अब आपके हवाले है। आप तय कीजिए कि मुझे तेरी गलियां, तेरे संग्यारा, कौन तुझे, फिर भी तुमको चाहूंगा, बाहुबली, तेरी मिट्टी, मेरी फितरत है मस्ताना, जूते फटे, इन सब के लिए याद रखेंगे या प्रायोजित और निराधार आरोपों के लिए? आपके लिए मेरे लिखे हुए 400 से ज्यादा गीत, सैकड़ों कविताएं और राष्ट्र को समर्पित मेरे अनगिनत वीडियोस महत्वपूर्ण हैं, या वो 4 लाइनें जिनको पूरी बेशर्मी से तोड़ मरोड़ के मुझे राष्ट्रवादी होने की सजा दी जा रही है? एक आखिरी बात, इस देश में जंगल राज नहीं है। हर विवाद के लिए कोर्ट और जुडिशरी बनी हुई है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे खिलाफ याचिका दायर करें। मुझे माननीय न्यायालय का हर फैसला मंजूर है, लेकिन सोशल मीडिया का ट्रायल मुझे मंजूर नहीं है। और मुझे कलंकित करने वाले एक बार यह तय कर लें कि उनको परेशानी मेरी कविता से है या मेरे राष्ट्रवादी वीडियो से, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूं। ये वीडियोस बनाता रहूंगा, कविता लिखता रहूंगा। मुझे रोकना आपके लिए असंभव है। एक और इंफॉर्मेशन, मेरा पूरा नाम, लीगल नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला है और मुझे अपने पूरे नाम पर गर्व है। थैंक यू।